नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन भाग 2, जिसमें हम प्रांतीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन पे चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे केंद्रीय प्रशासन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने राज्य व्यवस्था देखी और आपके दंड विधान देखा, न्याय व्यवस्था पे चर्चा की, गुप्तचर व्यवस्था पे चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक जो प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत है। मौर्य साम्राज्य में संपूर्ण राम साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा गया और प्रत्येक प्रांत का प्रांतपति वायसराय जो गवर्नर होता था, वो राजकुमार या राज परिवार का कोई सदस्य होता था, तो इनको कुमार महामात्र कहा जाता था। लेकिन जब प्रांतपति राज परिवार से संबंधित नहीं होता था, तब उसे केवल महामात्र कहते थे या राष्ट्रिक कहते थे। मौर्य साम्राज्य में निम्न प्रांत थे, जैसा पहला उत्तरापथ प्रांत। इस उत्तरापथ प्रांत में कंबोज, गंधार, कश्मीर, तक्षशिला, अफगानिस्तान, पंजाब आदि आते थे और इस उत्तरापथ प्रांत की राजधानी जो थी वे तक्षशिला थी। दूसरा अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र में मालवा, राजपूताना, सौराष्ट्र आदि जो प्रांत थे वो आते थे और इसकी राजधानी उज्जैनी थी और इसका जूना जो वो था गिरनार यानी जूनागढ़ इसका उपप्रांत माना जाता था। तीसरा हम देखें कलिंग प्रांत। कलिंग प्रांत एक नया प्रांत था जो विजित किया गया था और इसकी राजधानी तौसाली थी, जो धौली पुरी जिला उड़ीसा में है और इसका उपप्रांत जौगढ़ था, जो समापा यानी गंजाम आंध्र प्रदेश में था। चौथा जो प्रांत था वह था दक्षिण प्रांत था और इसकी राजधानी सुवर्णगिरी जोनगिरी यानी कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में था और इसका उपप्रांत सिद्धपुर इसीला जो चित्तलदुर्ग मैसूर में है। इसी तरह पांचवा जो मध्य देश है, मध्य देश ये केंद्र शासित प्रदेश था। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ जिले थे और ये इसकी जो राजधानी थी, केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र से यहाँ शासन संचालन किया जाता था। तो ये जो प्रांतीय प्रशासन इस प्रकार से था। उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग प्रांत, दक्षिण प्रांत और मध्य देश यानी केंद्र प्रशासित प्रदेश जो थे, इस प्रकार से प्रांत बटे हुए थे। प्रांतों की उपप्रांत में भी बटे थे, जैसे उत्तरापथ में शहबाजगढ़ी और मानसेरा दो उपप्रांत हमें देखने को मिलते हैं। अवंती राष्ट्र में सौराठ, बैराठ और सोपारा उपप्रांत थे। कलिंग प्रांत में जौगढ़, समापा उपप्रांत थे। दक्षिण प्रांत में सिद्धपुर इसीला उपप्रांत थे। तो उपप्रांतों में भी उपप्रांतपति शासन चलाते थे। रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के अवंती प्रांत के उपप्रांत सौराष्ट्र में उपराज्यपाल वैश्य पुष्यगुप्त शासन कर रहा था और अशोक के समय यहाँ यवनराज तुषाश्व शासन कर रहा था, जो इस क्षेत्र में यूनानियों की बढ़ती संख्या का घोतक था। और वैश्य पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। प्रांतीय मंत्री परिषद भी थी केंद्र की भांति। यहाँ भी प्रांतपति की मदद के लिए मंत्री परिषद थी। रोमिला थापर के अनुसार प्रांतीय मंत्री परिषद को प्रांतपतियों के मुकाबले अधिक केंद्रीय मंत्री परिषद के मुकाबले प्रांतीय मंत्री परिषद को अधिक शक्ति प्राप्त थी और वह प्रांतपति पर प्रतिबंध भी लगा सकती थी।
और आवश्यकता पड़ने पर राजा से सीधा संबंध भी स्थापित कर सकती थी। तो ये प्रांतीय प्रशासन था। अब हम देखें कि जिला प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा था। जिला प्रशासन में प्रांतों को कई जिलों में बांटा गया। कौटिल्य के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार से बांटा गया था और जिलों का जो प्रशासन देखता था वह प्रादेशिक यानी प्रदेष्टि देखता था। जिलों की जो इकाई थी, जैसे 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय कहा जाता था, 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था, 200 ग्रामों के समूह को हार्वटिक कहते थे, 100 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था और 1 ग्राम के समूह को ग्राम कहा जाता था। तो इस प्रकार से जिला प्रशासन की इकाई थी जो प्रादेशिक या प्रदेष्टि के अंतर्गत कार्य कर रही थी। रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक अशोक और मौर्य साम्राज्य के पतन में लिखा कि अशोक के शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रदेष्टि जिले का अध्यक्ष था। प्रत्येक जिले में एक प्रादेशिक था जिसका कार्य जिले व ग्राम के कर्मचारियों का निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट मुख्य समाहर्ता यानी जो कर और टैक्स रेवेन्यू एकत्र करने वाला अधिकारी था उसको देना था। यह जिले में होने वाले विशेष यानी फौजदारी मुकदमों में भी न्यायाधीश का कार्य करता था प्रादेशिक। और प्रादेशिक अपने जिले व इसमें आने वाले ग्रामों में आय की देखभाल भी करता था और कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। तो इस प्रकार से ये कार्य यहाँ जिला प्रशासन किया करता था। रज्जुक जो अधिकारी था, रज्जुक ग्राम के प्रशासक थे और ये गांव की भूमि का सर्वेक्षण करते व नामजोग करते थे और उपज का अनुमान लगाकर कर निर्धारित करते थे कि राज्य का इसमें कितना हिस्सा होना चाहिए। अशोक ने अपने शासन के 27वें वर्ष में यानी 242 ईस्वी पूर्व में रज्जुकों को ग्रामों के न्यायाधीश का कार्य भी करने को कहा, अर्थात ग्रामों का न्यायाधीश भी रज्जुकों को बना दिया था। युक्त रिपोर्ट लिखने वाला था और प्रति 5वें वर्ष में राज्यों और प्रादेशिकों के साथ दौरे पर जाता था और इनके निर्णय व कार्यों की रिपोर्ट तैयार करके मंत्रियों को भेजता था। 5 व 10 ग्राम की इकाइयाँ भी थी जिसमें गोप मुख्य लेखापाल का कार्य करता था और गांवों में कर निर्धारण करना, जनगणना करना, पशुधन का हिसाब रखना, ये गोप कार्य करता था। स्थानिक नामक जो अधिकारी था यह सीधा प्रादेशिक के अधीन था और इस इकाई में ये शांति व्यवस्था बनाए रखता था। तो हमने ये जिला प्रशासन देखा। अब हम देखें कि ग्राम प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव का मुखिया ग्रामिक था और गांव के प्रौढ़ लोगों में से चुना जाता था। यह राजकीय कर्मचारी नहीं था। गांव में राजकीय कर्मचारी ग्राम भर्तक या ग्राम भोजक था जो गांव में कर वसूल करता था और वहां शांति व सुरक्षा बनाए रखता था। गांवों में गांव संघ आधुनिक पंचायतों की भांति न्यायिक कार्य करते थे, लेकिन जब अशोक ने देखा कि ग्राम संघ न्यायिक कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं और प्रादेशिक व न्याय व्यवहारिक के पास ज़्यादा मामले आने लगे हैं, तो उसने राज्याभिषेक की 27वें वर्ष यानी 242 ईस्वी पूर्व में ग्रामों के सभी न्याय कार्य को निपटाने के लिए ग्रामीण अधिकारी रज्जुकों को अपनी शक्ति दे दी। रज्जुकी ग्राम में सड़कों, पुलों, तालाबों के निर्माण और उनके रखरखाव को देख रहा था। तो इस प्रकार से ये ग्रामीण प्रशासन था। अब हम देखें कि नगरीय प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता था। मैगस्थनीज ने नगरीय प्रशासन का बहुत अच्छे प्रकार से वर्णन किया है। नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरक नामक अधिकारी था। प्रत्येक अजनबी को इसके पास रिपोर्ट दर्ज करानी होती थी। रात को कोई विशेष अनुमति के बिना कहीं आ जा नहीं सकता था। नगर में सफाई
कार्य करना। लकड़ी के मकानों की अधिकता के कारण अग्नि से सुरक्षा का कार्य भी नागरिक करता था। और नगर में न्याय कार्य नगर व्यवहारिक महामात्र करता था। मैगजीन्स के अनुसार नगर का प्रशासन एक नगर पालिका बोर्ड करता था, जिसमें 6 समितियां थी और 30 सदस्य थे। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इस प्रकार से 30 सदस्य होते थे। ये 6 समितियां कौन कौन सी थी? जैसे पहला औद्योगिक समिति, दूसरा विदेश यात्री समिति, तीसरा जनगणना समिति, चौथा व्यापार वाणिज्य समिति, पांचवा शिल्पकला समिति और छठा कर समिति। तो पहला औद्योगिक समिति, यह समिति उद्योग व कला संबंधी मामले देखती थी। श्रेणियों व अल्प शिल्पियों के उत्पादन का निरीक्षण करती थी। दूसरा विदेशी यात्रा समिति, यह समिति विदेशियों का सत्कार, आवास प्रबंध, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना, उनके भोजन औषधि की व्यवस्था करना, रक्षा करना, उनकी मृत्यु होने पर उनका उचित रीति से दाह संस्कार करना और उनकी संपत्ति को उनके उत्तराधिकारियों को इसकी सूचना भेजना, संपत्ति को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था करना था। जनगणना समिति में जनगणना समिति नगरों में होने वाली जन्म व मृत्यु का विवरण रखती थी, वह इस पे कार्य करती थी। व्यापार वाणिज्य समिति माप तौल का निरीक्षण करती और वस्तुओं की सार्वजनिक बिक्री का आयोजन करती थी। शिल्पकला समिति, इसका कार्य औद्योगिक समिति की भांति था, जिसका कार्य सामानों की शुद्धता का निरीक्षण करना, कारीगरों के पारिश्रमिक का निर्णय करना, किसी कारीगर का अंग भंग करने वाले अपराधी के विरुद्ध यह शिल्पकला समिति कार्य करती थी। कर समिति, यह बिकने वाली वस्तुओं पर से कर वसूल करती थी और ये कर वस्तु की बिक्री का 1/10 भाग होता था। तो इस प्रकार से नगरीय प्रशासन काफ़ी सक्रिय था और नगर में प्रत्येक नागरिक की व्यवस्था व सुरक्षा का प्रबंध किया जाता था और विदेशियों को भी यहाँ पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये प्रांतीय प्रशासन था मौर्यों का। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपसे इसके आय व्यय यानी आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी मौर्यों की, इस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।